प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराने का इम्कान, तैयारियाँ जारी, शफाफियत को तरजीह देना असल मकसद। तेलंगाना के महकमा बिजली की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गई, डिप्टी सीएम तेलंगाना मलूपति रमारक का दावा, असम्बली में दिया बयान। बीआरएस ने मुझे पार्टी से गलत तरीके से निकाला, एमएलसी से मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए, एमएलसी कविता का तेलंगाना कानून साज काउंसिल में जज्बाती बयान। एक जानिब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी नाज़िबा अल्फाज का करते हैं इस्तेमाल। बीआरएस एमएलसी डी श्रावण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसाद केस में उमर खालिद और शर्जी इमाम की जमानत मुस्तरद कर दी, दीगर मुलजिमीन को मिली जमानत। 8 जनवरी से हम मनरेगा की हिमायत में करेंगे एहतजाज और मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी, कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश का बयान। और जुर्मी गजा में इसराइली फौज की बदतरीन फायरिंग, 3 फलस्तीनी जा बहक, जंगबंदी की इसराइल कर रहा है मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बल्दी इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए कराने का इम्कान है। सिलसिले में मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी गई कि बैलेट पेपर के लिए दरकार बैलेट बॉक्स बतौर पेशगी तैयार रखे जाएँ। साल 2014 में बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम के जरिए मुनक़िद किए गए थे, जबकि 2020 में कोरोना की वजह से बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन हुए। इस मरतबा अगरचे ईवीएम के इस्तेमाल का भी इम्कान था, लेकिन हुकूमत ने बैलेट पेपर के तरीक़ेकार को तरजीह देने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि ईवीएम मशीनों पर बाज़ सियासी कायदीन और अवाम के तबके में बेचैनी और बेतमादी है। हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन कराना आसान है और इसमें शफाफियत भी ज़्यादा रहती है। ताहम इस मामले पर रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान बाकी है और क़तई ओटलिस 10 जनवरी को जारी करने की तैयारियां भी जारी हैं। बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी माह की 11 या 20 जनवरी को मुतवक्को है। डिप्टी सीएम तेलंगाना मलूपति रमारक ने दावा किया कि तेलंगाना में मेयारी बिजली फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि महकमा बिजली की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गई हैं, जिससे अवाम का फ़ायदा होगा। असम्बली में बयान के दौरान मलूपति ने कहा कि तेलंगाना का महकमा बरक़ी इस्लाहात के ज़रिए अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बना रहा है। రిఫార్మ్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ అంబులెన్సెస్ పెట్టాము అధ్యక్ష. అంబులెన్సెస్ ఏంటంటే గతంలో 108 ఫోన్ చేస్తే ఎట్లయితే వచ్చి పనిచేస్తాయో ఇప్పుడు 1912 అని ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చాం. ఎక్కడ ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా ఆ నెంబర్ ఫోన్ చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రికల్ అంబులెన్సెస్లో సరిపోయే మినిమం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇమీడియట్గా కావలసినటువంటి పవర్ సా అంటే రంపం, కొలాప్సిబుల్ ల్యాడరు, మొబైల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, థర్మల్ విజన్ కెమెరాస్, టూల్ కిట్స్, సేఫ్టీ గేర్ బాక్స్ లాంటి అన్నీ కూడా ఆ వెహికల్స్లో పెట్టి ఆ వెహికల్కి జీపీఎస్ కూడా పెట్టి ఇక మీరు ఫోన్ చేయాలని అమ్మటే మేము ఇన్ఫామ్ చేస్తే వెహికల్కి వెళ్ళిపోతుంది మెసేజ్. వెహికల్ ఇమీడియట్గా అక్కడ పోయి దాన్ని అడ్రస్ చేసే పరిస్థితిని ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తూ 6 నెలల నుంచి అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే మల్టీపర్పస్ ఈ వెహికల్స్లో ఒక ఇంజనీర్ కూడా ఉంటున్నాడు, ఏఈ లెవెల్, 2 ఓఎండ్ఎం స్టాఫ్ కూడా ఆ బండిలో ఉండి తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి కంప్లైంట్ రాగాలని మీరు చెప్పినటువంటి ఏ కంప్లైంట్ వచ్చినా ఇమీడియట్గా అటెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సంబంధించి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇబ్బంది లేకుండా ఇస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. మీకు అక్కడక్కడ వారు చెప్తున్నారు పోల్స్ తుప్పుబట్టిన స్తంభాలు, వైర్లు ఏలాడబడుతూ ఉన్నాయని. అధ్యక్ష, ఒక సంవత్సర కాలం నుంచి ప్రజాబాట అని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కీమ్ని అనౌన్స్ చేశాం. ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఏఈడిలంతా కూడా వారానికి 3 రోజులు కంపల్సరీ పొలం బాట పట్టి, ప్రజాబాటలో పొలం బాట పట్టి అన్నీ తిరుక్కుంటూ ఎక్కడెక్కడ స్తంభాలు వంగిపోయి ఉన్నా, వైర్లు ఏలాడి ఉన్నా వాటన్నిటిని సెటరేట్ చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. అందుకే నేను మీకు చెప్పింది, అందుకే బహుశా మీరు చెప్పిన సమాచారం ఎప్పుడుదో అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఏదైనా ఉంటే మీరు ఇమీడియట్గా పలానా ఊర్లో పలానా దగ్గర ఈ సమస్య ఉంది, ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఉందని రాసియండి.
एमएलसी कविता ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बयान देते हुए उनका इस्तीफा मंजूर करने की मांग की। कविता ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना जागृति कायम की, खवातीन को लेकर वो तेलंगाना की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाली खवातीन का साथ मिलने का भी कविता ने दावा किया। ऐवान में बयान के दौरान कविता जज्बाती हो गई थी। बाद में ऐवान के बाहर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीआरएस ने बड़े गलत तरीके से उन्हें पार्टी से निकाला, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। I have tendered my resignation once again on the floor of the State Legislative Council. I am hoping that the Honourable Chairman will kindly accept my resignation. My suspension from the BRS party in a very insulting manner has left me with no words. I have decided to tender my resignation. I hope the Honourable Legislative Council Chairman will accept my resignation. Apart from that, I want to say that BRS has failed Telangana people's aspirations to fulfill the Telangana people's aspirations. Congress is also doing the same thing. This state definitely needs an independent political party. We will form a political party very soon. We will fight for the rights of people of Telangana. We will work for the rights of people of Telangana. We will continue to fight. Thank you. Jai Telangana. बीआरएस एमएलसी डी श्रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाशाइस्ता जबान को लेकर सख्त तनकीदें की और कहा कि एक जानिब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी इंतहाई खराब जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। Make an appeal to Sri Rahul Gandhi ji, the leader of the opposition in the parliament and also the senior most leader of the Congress party. What kind of a chief minister have you given to Telangana, sir? Is he a chief minister or a chief minister? He has the audacity to abuse colleague MLAs as भड़वे। भड़वे का मतलब आप तो शायद जानते होंगे, एक पागल आदमी को आज जो है सो आपने मुख्यमंत्री बना करके entire Telangana assembly has become a big mockery today. He is mad, he is lunatic, he is psychopath. Such a psychopath chief minister is now resorting to abuse colleague MLAs on the floor of the assembly while the proceedings are going on. Bhadve bolte hain. He's calling colleague MLAs as bhadve. What kind of a low level that the Congress party has gone to? On one hand, Rahul Gandhi ji, you say that mohabbat ke dukaan, nafrat ke bazaar mein mohabbat ka dukaan kholunga. This is what the nara that you have always used all through your Bharat Jodo Yatra. भड़वे बोलना मोहब्बत का दुकान है क्या? To accuse your colleague MLAs as भड़वे, is this मोहब्बत का दुकान? Which constitution or which section of the constitution has granted that kind of authority to the chief minister to call his colleague MLAs as भड़वे? There is no limit for his language. There is no limit for his abusive language, sir. This gentleman has the audacity to. बीआरएस लीडर बी प्रकाश ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बयान दिया और कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की जा रही है। कॉलेजों को फंड्स रोक दिए गए, जिसकी वजह से कॉलेजेस स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लेना चाहिए और स्कॉलरशिप का इजरा करना चाहिए। ముఖ్యంగా స్కాలర్షిప్ల విషయంలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఈ మధ్య కేంద్ర లింకేజ్ ఒకటి 60-40 పద్ధతిలో ఒక లింకేజ్ వచ్చినట్టు వాళ్ళు కొంత పర్సెంటేజ్ గతంలో మొత్తం రీఎంబర్ చేసేది ఇప్పుడు పార్షల్ రీఎంబర్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. దానికి కూడా ఎన్నో కండిషన్లు పెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మరి అందులో వస్తున్నాయి సార్. దురదృష్టకరం ఏంటంటే బీసీ పిల్లలకు చాలా ఏళ్ళుగా స్కాలర్షిప్లు సరిగ్గా అందుతలేవు. దీనికి కూడా ఏదో ఒక మోడ్లో మీరు బడ్జెట్లో పెట్టినారు కాబట్టి ఎంత దాంట్లోకి నెలకు ఒక 100 కోట్లు ఇస్తారా, 200 ఎంతో కొంత ఇస్తే కొద్దిమంది అన్నా క్లియర్ అవ్వకుండా పోతారు కదా. పాస్ అయిన పిల్లలకు కనీసం సర్టిఫికేట్లు దొరికే పరిస్థితి లేకుండా ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్న నేపథ్యం కూడా ఉంది. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने निज़ामाबाद पुलिस के हाथों शेख रियाज के एनकाउंटर के मामले पर मजलिस और बीआरएस की खामोशी को लेकर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जारिया असम्बली इजलास के दौरान इस मामले को ऐवान में लाना चाहिए और इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है। बड़े अफसोस का मुकाम है कि 3 दिन की असम्बली में जो है निज़ामाबाद के रहने वाले शेख रियाज का
जो फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया था 20 अक्टूबर 2025 के दिन, ये फर्जी एनकाउंटर के बारे में ना तो एमआईएम के कोई एमएलएस की हिम्मत हो रही है बात बोलने की, और दीगर जो पार्टी से जैसा बीआरएस है या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी इस मसले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल जो है असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, आपको पूरा हिंदुस्तान घूमने के लिए वक्त है और अकबरुद्दीन ओवैसी को हर मसले पर यानी कुत्तों के मसले पे, कबूतरों के मसले पे बोलने का वक्त है आपके पास तेलंगाना असेंबली में। लेकिन एक मुसलमान शेख रियाज का जो इनकाउंटर किया गया साई चैतन्य आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद की निगरानी में, उस कमिश्नर ऑफ पुलिस के ख़िलाफ़ में इंक्वायरी की आवाज़ उठाने में आपने हिम्मत क्यों नहीं है। मजलिस के 7 एमएलएस कहाँ पर है। हमेशा से बात बोलते हैं कि मजलिस आपके दरमियान है, तो आज शेख रियाज की फैमिली के दरमियान ये मजलिस क्यों नहीं है। 20 अक्टूबर से शेख रियाज की अहलिया, शेख रियाज की वालिदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस का असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज मैं अवाम के दरमियान में ये गुजारिश करने आया हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा ये सवाल करिए मजलिस के कायदीन से, एमएलए से, कि और 5-6 दिन असेंबली का सेशन चलेगा शेख रियाज की सिटिंग हाई कोर्ट के जज से। बीदर में बैतुल माल गुलबर्गा बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन और सियासत मिलत फंड की जानिब से दो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शाहीन अकेडमी के चेयरमैन अब्दुल कदीर, एम.ए. असद, निज़ामुद्दीन लईक समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर अब्दुल कदीर ने मीडिया से बातचीत भी की। मरतबा दो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ और गिर, गुलबर्गा और बीदर अतराफ के लोग आए बड़ी तादाद में, तकरीबन 150 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए थे और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी 50 हुए और सीधे काउंसलिंग हुई और उम्मीद है कि ये रिश्ते जुड़ेंगे और हम ये इसको पहला मरहला समझते हैं। सादगी से, कम खर्च में, कम मेहनत में, कम वक्त लगाते हुए शादियां हो जाए, उसका ये पहला मरहला है। यहाँ पर ये रिश्ते जुड़ेंगे और शादियों की फजूलियात ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए बाज़ाब्ता तहरीक चलाना चाहिए। हैदराबाद में 2008 से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये काम शुरू किया था। 1000 से ज़ायद प्रोग्राम कर चुके हैं और 10,000 से ज़ायद रिश्तों को जोड़ने में कामयाब हुए हैं। उनकी ख्वाहिश थी, मोहतरम इसके फाउंडर हैं और सियासत पेपर के साथ मिलकर ये काम किए हैं और सियासत के ज़िम्मेदारान मरहूम ज़हीर अली खान साहब की बहुत देरीना ख्वाहिश थी। वो हमेशा मुझे जिक्र करते थे कि दो प्रोग्राम बीदर में रखिए, लेकिन ताख़ीर होते रही, गफलत होती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। उसूलन ये हर 2-3 महीने 4 महीने में होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद फिर एक प्रोग्राम होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी हैं। जैसे कि पहले हमारे रजिस्ट्रेशन के सेंटर थे, उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर ये सिलसिला जारी रखें और रजिस्ट्रेशन करते रहें। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद फिर दो का दूसरा प्रोग्राम बीदर में मुनक़िद होगा। गुलबर्गा में 8-10 ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं। गिर में भी ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं। वहाँ के ज़िम्मेदार यहाँ पर आए थे, वहाँ पर भी रखेंगे। ये सिलसिला चले, फैले और ये आसानियाँ हो जाएँ। सर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लड़कियों के या लड़कों के? नहीं, देखिए दोनों का भी मामला है। यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर लड़के वाले पहुँच रहे हैं और हर प्रोफेशन के लोगों के लिए अलग काउंटर लगाए हैं। लड़कियों के लिए भी हो रहा है माशाल्लाह। फ़िक्र तो दोनों की है। हम देख रहे हैं लड़कों के लिए भी मसला है, लड़कियों के लिए मसला है, गरीबों के लिए भी मसला है, पैसे वालों दौलतमंदों के लिए भी मसला है। बस एक नियत करना है। ये निकाह जो है मेरी सुन्नत कहा गया है, ये एक सुन्नत है। सुन्नत को सुन्नत के तरीक़े से करना चाहिए, ना कि दुनिया की खातिर करना चाहिए। हमने जो है लोगों के पास दावत खाई है, अब तो खिलाना ही चाहिए। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ऑफिस के दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, हमारे कस्टमर, दुकान के कस्टमर क्या कहेंगे, ये एहसास जहन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए ये सारे मरहले आसानी से हो जाएं।
इस्लामिया ओल्ड स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी वरंगल के ज़ेर-ए-इत्माम उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वाले सरकारी, इमदादी और खानगी स्कूलों की 6वीं और 7वीं जमात के तलबा के लिए स्टडी मटेरियल की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। 300 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने इसमें शिरकत की, जिसका मकसद तालीमी मैदान में पसमानदा तलबा की हौसला अफजाई और मदद करना था। इस मौके पर सोसाइटी के सदर अफजल मोहिद्दीन ने कहा कि उर्दू मीडियम तलबा को मेयारी तालीमी सहूलतें फराहम करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कर सकती है जब इसके लोग तालीम याफ्ता हों। तालीम हमें सही और गलत का फ़र्क सिखाती है। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तालीम इंसान में एतमाद और किरदार पैदा करती है। तालीम के ज़रिए लोग गुर्बत और जहालत का खात्मा कर सकते हैं। तालीम में हमें अच्छे फैसले करने का इल्म और हिकमत देती है। एक तालीम याफ्ता शख्स माशरे की बेहतरीन खिदमत कर सकता है। हर लड़के और लड़कियों को तालीम हासिल करने का हक है। असातिज़ा वो रोशनी है जो हमें। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद की मासब टाइम से मेहदीपट्टनम जाने वाले रास्ते पर आज एक बड़े ट्रक का कंटेनर उलट गया, जिससे काफ़ी देर तक ट्रैफिक के मसाइल पेश आए। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन ट्रैफिक और आमदोरफ्त के मामूलात में बड़ा खलल पड़ा। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 क्रेनों की मदद से इस कंटेनर को हटाया गया। मरे हुए सांप के जरिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शहर हैदराबाद में डराने की कोशिश करने वाले 23 साल ऑटो ड्राइवर ने पुलिस की मौजूदगी में बरसरेआम माफ़ी मांगी और आवाम से भी कहा कि वो पुलिस का एहतराम करें, हालत नशा में बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। याद रहे कि सांप से डराने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इस शख्स ने अब माफ़ी मांगी है। आइए देखते हैं ये मनाजिर। गलती हो गई साहब, अब से पुलिस वालों के करीब नहीं आते, ड्रिंक भी नहीं करते, ऑटो चलाना छोड़ देते साहब। अब से गलती नहीं करते साहब। गलती मैं करा, सांप दिखा के डराया साहब, माफी चाहता हूँ साहब, गलती हो गई। पूरन से माफी चाहता हूँ, पूरे पब्लिक से माफी चाहता हूँ, पूरा सोशल मीडिया पे डाल दो ये वीडियो साहब। गलती हो गई। सांप जिंदा था मरे हुआ था? मरे हुआ था साहब। जो पी के ऐसे हरकत करते उनके लिए क्या बोलेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूंगा, पी के गाड़ी नको चलाओ, मेरे सर का परेशान नको, और ऑफिसरों की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। पुलिस वालों की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे वो अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने हाथ से काम करते हिफाजत के हाथ से। बस आपकी गलती थी? मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैं मेरे पास सांप दिखा के डरा रहा था, चाबी आबी दे देते शायद बोल के, बस इतनी मेरी गलती है। माफी चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करते साहब। माफी चाहते हैं, आप सबसे माफी चाहते हैं हम। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी में किसी कदर राहत महसूस कर रहे थे। इनके लिए तेलंगाना के मशहूर माहिर मौसमियात बालाजी ने एक अपडेट जारी किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर जैसी शदीद सर्दी की लहर फिर एक मरतबा शुरू होने वाली है। 5 जनवरी से 12 जनवरी के दरमियान सर्द हवाओं का दूसरा मरहला शिद्दत के साथ चलेगा। आने वाले एक हफ्ते के दौरान मौसम मुकम्मल तौर पर बदलेगा और दर्ज हरारत दिसंबर में दर्ज करदा कमतरीन सतह तक गिरने का फिर इम्कान है। आमतौर पर दोपहर के जब धूप की तपिश होती है तभी दर्ज हरारत महज 25 से 26 डिग्री तक ही महदूद रहेगा। सुबह के वक्त घनी कोहर छाई रहेगी, जिसकी वजह से शाहराहों पर रोशनी कम हो सकती है और आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आएंगी। आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढका रहेगा, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी कम रहेगी। सारा दिन सर्दी का एहसास बरकरार रहेगा। इस सूरत हाल को देखते हुए आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है।
اور वहीं नाज़रीन रुख करते हैं चंद अहम कौमी आलमी खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फरवरी 2020 के फसाद के पीछे मुबैना बड़ी साजिश से मुताल्लिक़ गैर कानूनी सरगर्मियाँ एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने दोनों के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की संगीनी को उजागर किया और मुशाहिदा किया कि उस मामले के दीगर मुलजिमों के मुकाबले में उनकी नौइयत अलग है। ताहम अदालत ने 5 दीगर शरीक मुलजिमों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को ज़मानत दे दी। ये फैसला मुलजिमों की जानिब से 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के ज़मानत से इनकार के हुक्म को चैलेंज करने वाली अलहदा खुसूसी अर्जी के बाद आया। बेंच ने कहा कि चूँकि हुक्म तवील था इसलिए इसमें सिर्फ चंद पैराग्राफ पढ़े जाएंगे। इस बात पर जोर दिया गया कि मुकदमे की तेज़ी से समाअत ज़रूरी है। वकील दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि तफ्तीश और मुकदमे की समाअत में ताख़ीर इस्तिग़ासा की वजह से हुई है। इस दौरान CPM लीडर बंदा कारत ने उमर खालिद को ज़मानत न मिलने पर गहरे दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि बाकी मुलज़िमीन की ज़मानत का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन उमर खालिद को ज़मानत न मिलना अफसोस का बास है। वो समाज के लिए कोई ख़तरा नहीं है। We have seen the Supreme Court judgment, the Supreme Court order. While we welcome the release of 5 of the other accused, it is most unfortunate that Umar Khalid has not been given bail. He has been demonized by the government, by the investigative agencies. An activist being demonized and then using that demonization to keep him in jail. After all, this is only a question of bail. He does not pose any danger to the state. There's no danger of him running away, and to keep him incarcerated on utterly false charges is most unfortunate. कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि 8 जनवरी से हम मनरेगा की हिमायत में एहतजाज शुरू कर रहे हैं और मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। उन्होंने मोदी हुकूमत की जानिब से मनरेगा का नाम बदलने और उसके हकीकी फ़वाइद से लोगों को महरूम करने की मुबैना साजिशों के हवाले से बयान जारी किया। ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़ें, ठीक तरह से पढ़ें, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा, वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A, B, C, 1, 2, 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण, ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है। जनूबी गजा में इसराइली फायरिंग की वजह से 3 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि 15 साल अलाउद्दीन अशरफ खान यूनुस के जुनूब में इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ादी सलाह रफ़ा के शुमाल मगरब इसराइली फायरिंग का निशाना बने। उनकी लाश को खान यूनुस के नासिर अस्पताल पहुँचाया गया। मुकामी ज़रा और एनी शाहिदी ने कहा कि इसराइली ड्रोन ने इस इलाके पर फायरिंग कर दी जहाँ से जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फ़ौज पहले पीछे हट गई थी, जिसके नतीजे में फ़ादी सलाह की मौत हुई। इस खबर रफ़ा के साहिल पर मछली पकड़ते हुए इसराइली
اسرائیلی بحریہ کی فائرنگ سے 32 سالہ ماہی گیر عبدالرحمان بھی شہید ہو گئے. ذرائع کے مطابق گولی ان کے سر میں لگی اور ان کی لاش کو ہسپتال منتقل کیا گیا. جنگ بندی کے باوجود ظالم اسرائیلی فوجی مسلسل فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں اور آئے دن شہادتوں کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. وینیزویلا کے صدر نکولاس مادورو کو عدالت پیش کیا جا رہا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق وینیزویلا کے صدر نکولاس مادورو پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ ہوگا. اس خبر نے امریکہ لانے کے بعد نیو یارک کی جیل میں رکھا گیا. مادورو اور ان کی اہلیہ کو ہفتے کے روز وینیزویلا میں امریکی فوجی آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا. دوسری جانب ٹرمپ عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے. حالانکہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال سے منع کرتے ہیں. اس ممانعت کو دوسری عالمی جنگ کے بعد کے ورلڈ آرڈر کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے. اس دوران ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ وینیزویلا پر حملے کی دھمکی دی ہے. طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو وینیزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونا چاہیے. اگر وینیزویلا نے درست رویہ اختیار نہیں کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. تلنگانہ میں بلدی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانے کا امکان، تیاریاں جاری، شفافیت کو ترجیح دینا اصل مقصد. تلنگانہ کے محکمہ بجلی کی جانب سے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئی. ڈپٹی سی ایم تلنگانہ ملوک کرمارک کا دعویٰ، اسمبلی میں دیا بیان. BRS نے مجھے پارٹی سے غلط طریقے سے نکالا، MLC سے میرا استعفیٰ منظور کیا جائے. MLC کویتا کا تلنگانہ قانون ساز کونسل میں جذباتی بیان. ایک جانب راہل گاندھی محبت کی دکان بولتے ہیں، دوسری جانب ریونت ریڈی نازیبا الفاظ کا کرتے ہیں استعمال. BRS MLC پی شرامن کی پریس کانفرنس. سپریم کورٹ نے دہلی فسادات کیس عمر خالد اور شرجی امام کی ضمانت مسترد کر دی، دیگر ملزمین کو ملی ضمانت. 8 جنوری سے ہم منریگا کی حمایت میں کریں گے احتجاج اور مودی حکومت کے خلاف آواز بلند کی جائے گی، کانگریس ترجمان جے رام رمیش کا بیان. اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بدترین فائرنگ، 3 فلسطینی جاں بحق، جنگ بندی کی اسرائیل کر رہا ہے مسلسل خلاف ورزیاں. پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ. پرائم ٹائم کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے راشی سٹورز انڈیا، لیلا ہوٹل کے پیچھے، بنجارہ ہلز، روڈ نمبر 3، حیدرآباد. فون نمبر 9912041041.